तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल, जिसका कार्यकाल रहा है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी। इससे पहले जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री था उसको ख़त्म कर चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, उत्तर भारत के संदर्भ में बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत काल। क्या बोलता है? राजपूत काल बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा दाहिर थे। कौन थे? राजा दाहिर थे। और याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि सिंध पर आक्रमण कब हुआ था, तो 712 में। उस टाइम राजा कौन थे? तो दाहिर थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? यानी बताना है कि जब मुहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, भारत में जजिया कर लगाया था, तो किस पर नहीं लगाया था, मतलब उससे जजिया कर से उसको मुक्त रखा था। तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आपका कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत, जो राजस्थान में है माउंट आबू पर्वत, उसी पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, पहला परमार, दूसरा चालुक्य या सोलंकी वंश, तीसरा प्रतिहार एवं चौहान वंश का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में मिलता है। और यहाँ से याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, जो परमार है, चालुक्य या सोलंकी वंश है, प्रतिहार है एवं चौहान वंश है, इनका जन्म जो हुआ है ना, जब महर्षि कौन? वशिष्ठ माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किए थे, तो उसी यज्ञ से इन चारों वंशों का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें ढीलिका अर्थात दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए किसके द्वारा किया गया था? तो तोमरों के द्वारा। किसके द्वारा? तोमरों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो राणा कुंभा। कौन करवाया था? राणा कुंभा करवाया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसका राइट आंसर अरब। अरब आक्रमणकारी थे जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा चंद बरदाई। क्या हो जाएगा? चंद बरदाई हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई है। लेकिन पूछेगा हर्ष चरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाणभट्ट। लेकिन पूछे गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? याद रखिएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आबू पर्वत। इसी को कहते हैं माउंट आबू पर्वत। क्या कहते हैं? माउंट आबू पर्वत कहते हैं, ठीक ना। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर यहीं पर स्थित है।
किस धर्म के लिए है? तो जैन धर्म के लिए है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यह पर्वत कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। तो लिंगराज नींव डाली थी। लिंगराज जो मंदिर है इसका नींव किसने डाला था? तो ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें सोमनाथ मंदिर पर 1000 ईस्वी में 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। गुजरात के शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। और उस समय गुजरात के कौन? तो भीमदेव प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। कौन लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। इस बात को याद रखिएगा। कौन लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ब्लैक पैगोडा है। तो याद रखिएगा ब्लैक पैगोडा जो है ना कोणार्क में स्थित है। यह सूर्य देव मंदिर के लिए स्थित है, ठीक ना। और यह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में और कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। सॉरी देखिए यहाँ पर ब्लैक पे उड़ीसा कह रहे हैं हम बार बार। ब्लैक पैगोडा जो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कोणार्क का खदान कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक पैगोडा जो है कहाँ है? कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। यानी कि रानी पद्मावती जो थी किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह के। किसकी? राणा रतन सिंह के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? धर्मपाल। लेकिन पूछेगा नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार में, इसका स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त फर्स्ट किए थे। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर। क्या हो जाएगा? लेपाक्षी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के सभा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? याद रखिएगा भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैली में होता है। कितना शैली में? 3 शैली में। उत्तर भारत जो होता है ना, उत्तर भारत में नागर शैली में याद रखिएगा।
और पूछेगा कि दक्षिण भारत में किस शैली में मंदिर का निर्माण होता है, तो द्रविड़ शैली में। किस में? द्रविड़ शैली में होता है, ठीक ना। लेकिन पूछेगा कि बेसर शैली क्या है, तो बेसर शैली जो है ना, नागर और प्लस में द्रविड़ शैली मिलाकर मंदिरों का निर्माण होता है, इसे ही बेसर शैली कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पूछा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन कौन थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अच्छा कूट में दिया है, हाँ, तो एक हो जाएगा पाल था, एक प्रतिहार था और दूसरा क्या था? राष्ट्रकूट। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। तो कहाँ दिया इसमें? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है 2, 3, 4, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे, तो याद रखिएगा भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। याद रखिए, ये अरब आक्रमणकारी थे जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करता कौन है, तो याद रखिएगा जो पुरी अर्थात उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, पुरी में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा ध्यान दीजिए, पीछे कोणार्क आया था सब, ठीक ना, कोणार्क आया था, ब्लैक पैगोडा आया था, ठीक ना। तो याद रखिए ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक ना। याद रखिए, कर्नाटक बता दी थी, गलत है, उड़ीसा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरसिंह फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया है कि अजय पाल संस्थापक थे, बताना है कि अजय पाल किसका संस्थापक थे, तो याद रखिएगा अजमेर के। और अजमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अजमेर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए और देखिए यहाँ पर अजमेर लिखा है ना, तो अजमेर से थोड़ा एक और प्रश्न और याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर पूछेगा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार कहाँ है, तो अजमेर में ही है। लेकिन पूछेगा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती पूछेगा तो अजमेर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया पूछेगा तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ, प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है, बताना है कि कविराज के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज परमार को कविराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आपका, हाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें है, बताना है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें दिया है पहला सम रत्रांगण सूत्रधार, तो ये भी है, सरस्वती कंठाभार ये भी है, योग सूत्रवर्ती ये भी है, और आयुर्वेद सर्वस्व ये भी है। यानी कि चारों के चारों किसके द्वारा लिखा गया है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समरांगण सूत्रधार का विषय है। देखिए समरांगण सूत्रधार पूछेगा किसके द्वारा लिखा है, तो भोज परमार के द्वारा, लेकिन इसका विषय क्या है, मेन विषय क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसका राइट स्थापत्य शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग का कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा निराधर निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सबे भोज राजे दिवंगते। ठीक ना, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? बताना कि यह जो उक्ति है ना किस शासक के संबंध में है। तो याद रखिएगा भोज परमार के संबंध में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? यानी हेमचंद्र को संरक्षण किस शासक के दरबार में मिला था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जय श्री सिद्धराज और कुमार पाल, यानी दोनों में मिला था, इसलिए इसका राइट आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? यानी बताना है कि मोहम्मद गोरी को किसने परास्त कर दिया था, मतलब युद्ध में हरा दिया था। तो भीम द्वितीय कौन हराया था? तो भीम द्वितीय हरा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? बताना है कि कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए धंगदेव। कौन करवाया था? तो धंगदेव करवाए थे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा शक संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक संवत हो जाएगा। शक संवत नहीं, याद रखिएगा शक संवत नहीं होगा, गलत है ही, शक संवत नहीं। इसका राइट आंसर होगा त्रैकुट संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रैकुट संवत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्प कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ प्रश्न क्या दिया, हाँ कल्प द्रुम या कृत्य कल्प, हाँ यही है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर गोविंद चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी किसके बीच हुआ था? बताना है कि चंदवार का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। यानी चंदवार का जो युद्ध हुआ था 1194 में किसके बीच हुआ था? तो जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नवसेद चरित खंडनी या खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा जयचंद्र। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? बताना है कि लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। हाँ देखिए बहुत ही MVVI है, बहुत ही MVVI प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दिया इसमें कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि कल्हण कृत राज तरंगिणी दिया कि कल्हण कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो याद रखिएगा कुल कितने तरंग हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या होगा? 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वाभिमान कहा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न दिया है इसमें क्या दिया है कि
किस पाल शासक गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा धर्मपाल को। कौन क्या है? धर्मपाल को। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा कि पाल वंश की स्थापना कौन किया था, पाल वंश के बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल मत मार दीजिएगा, पहला ऑप्शन में धर्मपाल रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देवपाल था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहम्मा कहकर संबोधित किया था? बताना है कि रुहम्मा कहकर संबोधित किया था कौन? अरब यात्री सुलेमान जो था किसे रुहम्मा कहकर संबोधित किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाल। किसने? तो पाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाल हो जाएगा। यानी पाल वंश को रुहम्मा कहकर संबोधित किया था कौन? तो यात्री सुलेमान। कौन क्या था? यात्री सुलेमान। और जो 9वीं सदी लिखा है ना, तो 9वीं सदी के मतलब होता है 800 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचनाकार कौन है? यानी रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जीमूत वाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीमूत वाहन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि रामचरित जो मानस है, रामचरित्र के रचनाकार किसने? रामचरित लिखा। अच्छा, रामचरित मानस नहीं है, कहा रामचरित की रचना किसने की है? ठीक ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संध्याकार नंदी। कौन किया था? संध्याकार नंदी। लेकिन यही कहेगा रामचरितमानस कहेगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा तुलसीदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो पाल वंश का जब पतन हो जाता है, खात्मा हो जाता है, तो राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है कौन सा वंश? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन वंश। क्या हो जाएगा? सेन वंश। यानी पाल वंश खत्म होने के बाद कौन आता है? सेन वंश आता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें सेन वंश का संस्थापक कौन था? बताना है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लाल सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्लाल सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना? इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना? इसका आंसर आप लोग नहीं याद है फिर भी गूगल से ढूंढ के आप लोग का आंसर बताना है, ठीक ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।